हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी आपके सामने हूँ। आज हाई अचीवर वाली जो सीरीज है हम उसे आगे लेके चलेंगे, रिजिलियंस के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कशिका जैन। और जैसे कि अभी सर ने आपको बताया ही है कि आज हम रिजिलियंस के बारे में बात करेंगे, तो हम जितना ज़्यादा उसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं कि कैसे आप अपने अंदर रिजिलियंस पावर को डेवलप कर सकते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिन भी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो बीच में किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लास्ट में उनके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एंड प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो जो है ना वो म्यूट रखें, ताकि हमारी आवाज आपको बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे। सो सर आप स्टार्ट करें। जी, रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि व्हेन यू हैव एनी एडवर्सिटी, उसके बाद आप उससे कैसे राइज करते हैं, कैसे बाउंस बैक करते हैं। ऐसी कोई लाइफ नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, एडवर्सिटी ना हो। दिस देयर इज द ओनली वन पर्सन, दैट पर्सन जिसके जिसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कोई फेलियर नहीं होती है। तो चाहे वो कितना बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों, पहले तो ये समझ के चलो, जो भी हमारी लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट हमें ये समझना होगा कि अब वो प्रॉब्लम आ गई तो उसको हमें कैसे डील करना होगा। जैसे आज सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो कोरोना वायरस का ही है। जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो सब बहुत डिस्टर्ब हो गए। एक तो ये ऐसा वायरस था जिससे सब काम बंद हो गया, सबको घर में बैठना पड़ गया। अब दैट वाज द वन थिंग। अब उसके बाद आपने उसको कैसे आपके ब्रेन ने सोचा। जैसे मैंने तो ये सोचा, क्योंकि मैं इंग्लिश फिल्मों में और इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ता रहता सबैटिकल, तो मुझे तो कभी नहीं पता था कि हम कभी घर पे भी बैठेंगे और काम नहीं करेंगे। तो इट वाज ए ब्लिस इन डिस्गाइज कि हमने सबैटिकल मिल गया और उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज इंप्रूव करी, अपना योगा करना शुरू करा और जो चीजें नहीं आती थी वो पढ़नी शुरू करी। एक उसमें ये थॉट प्रोसेस ये हो सकता था कि मैं तो बिल्कुल ही अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा या मुझे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो ये भी मैं सोच सकता था। जब मैं इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिला गौतम बुद्ध का। बुद्धा ने अपने जो स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अगर किसी आदमी के एक तीर लगता है और उसे बहुत दर्द होता है, तो स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है सर। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि अगर उसे दूसरा तीर लगता है तो क्या उस आदमी को और ज्यादा दर्द होगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन। फिर उन्होंने उसको खुद एक्सप्लेन करा। जो फर्स्ट तीर है वो तो उनको लग गया और उसने दर्द जो डैमेज करना था कर दिया। जो सेकंड तीर है, सेकंड एरो है, वो पहले तीर का रिएक्शन है। अब अगर आप ये सोचो कि भाई ये अच्छा हुआ, ये तीर जो है मेरे को मैं इस तीर से मुझे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, कि मेरे हार्ट पे लग जाता तो शायद मैं बचता ही नहीं। ये मेरे हाथ पे लगा है या मेरे टांग पे लगा है, अब जिसकी वजह से मैं ठीक हूँ। तो आपको हर एडवर्सिटी में पॉजिटिव सोचना होगा। दैट इज द रिजिलियंस। यही बुद्धा का मैसेज था कि कितनी भी खराब सिचुएशन हो आपको निराश नहीं होना है। कशिका, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिजिलियंस हमारी वही पावर है, बाउंस बैक करने की एबिलिटी। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं। अगर हमारे मन मुताबिक सब कुछ होता रहता है तो फिर उस वक्त हमें कोई एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलो वेट उठाने की है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने चैलेंज आ जाए कि आपको 10 किलो वजन उठाना है, तब आपको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होगी। और वही एक्स्ट्रा पावर जो आपको अपने अंदर महसूस करनी होती है, बढ़ानी होती है, उसी का सीधा संबंध है आपकी रेजिलियंस पावर से। जो टफ टाइमिंग्स होते हैं, टफ टाइमिंग्स का मतलब है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे जीवन में घटित हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके एग्जाम्स हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट जब आप वहां पर अपने स्कूल पहुंचे और आपने अपना पेंसिल बॉक्स चेक किया तो पता चला उसमें बाकी सारा सामान था, लेकिन आपका एडमिट कार्ड ही घर रह गया। अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी।
क्योंकि अब वहां पर प्रेशर आएगा कि एडमिट कार्ड रह गया है तो आपकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो आपका टाइम पर एग्जाम नहीं शुरू हो पाएगा। तो अब आपको वो एक्स्ट्रा पावर चाहिए, वो इनर स्ट्रेंथ चाहिए, जिससे कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए बिना पैनिक हुए। क्या सोल्यूशन ऐसा ढूंढे हमारा माइंड जिससे हमारा टाइम भी कम से कम वेस्ट हो और हम काम रहकर अपने एग्जाम को दे सके। तो इस टाइम आपके माइंड में अगर पैनिक करने वाली थॉट्स आती हैं कि अब तो मेरा एग्जाम ही छूट जाएगा, अब तो मैं कम टाइम है मेरे पास, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फिर आगे के एग्जाम देने से भी क्या फायदा, इस तरीके की अगर आप बार बार उस टाइम थॉट्स लेकर आते हैं तो वो सिचुएशन वर्स्ट होती चली जाती है। और उसमें आपके अंदर जितनी पावर है, क्योंकि हम सभी के अंदर नेचुरल रिजिलियंस पावर दी है, लेकिन हमें उसको शार्प करना होता है। अगर हम उसको शार्प नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे लिए कोई काम नहीं करती है। अब हमने उसे शार्प करने का मतलब है डेवलप करना, और वो ग्रेजुअली हम डेवलप करते हैं। अगर आपने उसे डेवलप की तो आपके माइंड में उस टाइम ऐसे पैनिक करने वाले थॉट्स की बजाय ये थॉट्स आएंगे कि मैं सर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि वो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दें, या मैं अपने फादर से कांटेक्ट करने के लिए मुझे कोई फ़ोन दिला दें ताकि मेरे घर से कोई आकर मुझे एडमिट कार्ड दे दे। तो आपके माइंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडियाज आने लगेंगे, और ये आइडियाज आना और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में कंफर्टेबल रहना, कूल रहना, और इस बात का विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, इसी को ही रिजिलियंस पावर कहते हैं। यानी कि ये हमारी वो क्षमता है जो एडवर्स सिचुएशन में भी हमें बाउंस बैक करने का विश्वास देती है, ट्रस्ट देती है। सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा एग्जाम्पल? जी, मैं एग्जाम्पल से पहले थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, पहले की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रेसफुल है, और एडल्ट की स्ट्रेस डिफरेंट लेवल की है, बच्चों की स्ट्रेस डिफरेंट लेवल की है। बिल्कुल। जैसे आज आज मैं जो बच्चे देखता हूँ पिछले 10-15 साल से, जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। अब बच्चों की क्या स्ट्रेस हो सकती है, जैसे फादर का ट्रांसफर हो गया तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए, किसी कारण उनको अपना घर चेंज करना पड़ रहा है। अब मुझे बहुत एक बच्चे का कहानी याद आती है कि उसे पता चला कि कॉलोनी के अंदर फादर को घर चेंज करना पड़ेगा, तो उसने सारे जो आसपास के लोग थे उन्हें सबको बुला लिया और बोले हम जो है फादर जो है मेरा दूसरा घर ले रहे हैं और मुझे नहीं जाना है वहाँ। एंड देन बच्चे ने अपने फादर को इस तरह प्रेस किया कि मुझे यहीं रहना है। तो बच्चों के अंदर स्कूल में कम नंबर आना, किसी कारण एग्जाम में बीमार हो जाने की वजह से उनका एग्जाम छूट जाना, खेल में पीछे रह जाना, खेल में टीम में जगह ना मिलना, या कोई दोस्त बनाया उस दोस्त ने मिसबिहेव शुरू कर दिया, बुलिंग शुरू कर दी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन उनकी लाइफ में आती हैं जिससे वो बहुत सप्रेस हो जाते हैं। एज ए पेरेंट्स हमें उन्हें इन कंडीशंस को समझने का मौका देना चाहिए और उन्हें कभी रिवर्स काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये हो गया, अब बताओ इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, अब आप इसे कैसे ट्रीट करोगे। आज की जो पेरेंटिंग है वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग हो गई, वो बिल्कुल बच्चे को हर कंफर्ट देना चाहते हैं पेरेंट्स, और वो इन फेलियर्स को उन्हें महसूस नहीं करने देना चाहते, ये छोटे छोटे रिस्क उन्हें नहीं लेने देना चाहते, जिसकी वजह से वो जरा सा भी जब प्लान उनका कहीं भी कोई डिस्टर्ब होने लगता है, कोई चीज उनके मन के मुताबिक नहीं होती, तो बच्चे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। एज ए होल अगर आप पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखो तो आज सबसे ज्यादा जो मॉर्बिडिटी है, सबसे ज्यादा जो डिसीज है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन, उसके बाद हार्ट डिसीज या कैंसर, इन सब चीजों के नंबर बाद में आते हैं। डिप्रेशन नंबर 1 है। रीजन बीइंग हमारी जो रिजिलियंट पावर है वो खत्म हो गई। थोड़ा सा भी अगर सेटबैक हो गया, लॉस हो गया, तो हम एकदम से उससे टूट जाते हैं। और इस बात के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन्हें इनडायरेक्टली ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हमसे ये मिस्टेक हो रही है। वो थोड़े से नंबर कम आएंगे तो वो अप्रोच लगाने लगेंगे, किसी से कहलवाने लगेंगे। मैं देखता हूँ सुबह शुरू से ही एडमिशन को लेके बहुत ज्यादा जो 1-2 प्रीमियम स्कूल होते हैं हर शहर के अंदर, तो उनमें एडमिशन कराने के लिए बड़ा प्रेशर रहता है। वो अपने सारे रिलेटिव से कहेंगे कि आप वहाँ सोर्स लगा दीजिए। तो वो शुरू से ही बच्चे को एक तैयारी ना करा के, मेरठ के अंदर एक स्कूल है जो बहुत फेमस है, उसके अंदर जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है वो हमेशा ही कहते हैं कि
जिनका हो गया उन्होंने मैनिपुलेट करा है। बट जबकि मैं, क्योंकि बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं हर सब लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस भी जानता हूँ, रिसोर्स भी जानता हूँ, उनमें मोस्टली जो एडमिशन हैं सब फेयर है। बट वो बच्चे को तैयारी ना करा के ये सोचते हैं, वो एक पहले से ही अपना बिलीफ बना लेते हैं कि इसमें तो एडमिशन होगा ही नहीं, तो इस तरह की ट्रेनिंग शुरू से ही बच्चे की डेवलप हो जाती है। जबकि उसे खुद जो बच्चे मैंने देखा है कि देखिए, अगर कहीं 500 बच्चों का एग्जाम है और उसमें 50 बच्चे सेलेक्ट होने, तो कोई तो टीचर का क्राइटेरिया होगा ना, वो कौन से 50 लें। तो उसमें मेनली यही रहता है उनका, जो बच्चा वहां जाके उनके सवालों का जवाब देता है, वो उन बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां जाके बोलते ही नहीं है, या चुप खड़े हो जाते हैं, या शर्माने लगते हैं। तो पेरेंट्स को ये तैयारी में उन्हें परफेक्ट करने की जगह ना लग के वो अदर मीन्स में लग जाते हैं। तो वहीं से उनका जो फाइटिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रांगनेस है कैरेक्टर की, वो खत्म हो जाती है। और इसी तरह छोटी 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 बातें बिल्डअप हो जाती हैं। जी। सो मैंने आपसे पूछा था कि आपने कभी अपनी रेजिलियंस पावर को यूज किया, कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल आप ही की लाइफ से? जी हाँ, मेरी लाइफ से रिजेलियंस, मैं जब सीपीएमटी का तैयारी कर रहा था तो मुझे टाइफाइड फीवर हो गया और मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया। बट मैंने कभी, मेरा ये बिलीव था ही नहीं कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। और मैंने रियलाइज करा कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से सब्जेक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं ये कैसे, जो कोर्स मैं पढ़ रहा हूँ, इसको कैसे मैं एग्जाम के समय प्रोड्यूस करूंगा। वो मैंने इम्प्रूवमेंट किया एंड मैं सेलेक्ट हो गया। एक और प्रॉब्लम थी जो मेरी जिंदगी में थी। मैं जिस जगह रहता था, वो एक छोटी सी लेन थी, मेरे घर घर के सामने एक घर था, जहाँ पे एक अन्य व्यक्ति जो रेडियो है वो बहुत तेज बजाया करते थे, जो कि जब धर्मवीर पिक्चर आई थी उस समय मैं सीपीएमटी का एग्जाम दे रहा था। तो बहुत पढ़ने में बहुत असुविधा होती थी। फिर मेरे एक कजिन से मैंने बात करी, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, घर तो चेंज हो नहीं सकता था जो व्यवहारिक ही नहीं था, घर भी वहीं रहना था। और मैं उन सज्जन से रिक्वेस्ट करता, या मेरी मदर उनसे कहती कि भैया जरा रेडियो हल्का बजाओ, बच्चा पढ़ रहा है। तो वो जितना हल्का करते थे वो भी मतलब तो भी हमारे घर डिस्टरबेंस तक क्रिएट करता डिस्टरबेंस था। क्रिएट करता था। तो मैंने अपने कजिन से, जो मर्चेंट नेवी में थे, अब भी हैं, उनसे मैंने डिस्कशन करा। मेरी मौसी के लड़के थे, भाई मैं कैसे करूं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, और मुझे ये हर समय आवाज सुनाई देती है रेडियो की, और ध्यान भटकता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करा करो, थोड़ा जल्दी सो जाया करो, और रात को 2 बजे या 1 बजे उठ जाया करो, और उसके बाद तुम पढ़ सकते हो, और उस समय की पढ़ाई भी तुम्हें ज्यादा, तुम्हारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। और मैंने बिल्कुल वैसे ही करा जैसे मेरे भाई ने मुझे समझाया था। मैं सुबह 7 बजे तक पढ़ता था, और उसके बाद मेरी मदर मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करा देती थी, फिर मैं थोड़ी देर सोता था, और फिर मैं अपना और पढ़ाई में, या जो मैं ट्यूशंस वगैरह या जहाँ भी जाना था तो मैं चला जाता था। तो दिस वाज माय रिजिलिएंट पावर। एंड मेरी मदर ने अपने तरीके से मुझे स्ट्रांग करा। उन्होंने कभी भी मेरे लिए उठने में कभी भी उन्हें कोई परेशानी थी ही नहीं। और मेरी मदर अपनी जो फ्रेंड से बात करके कोई सोने की भसम लेके आई मुझे, और थोड़ा थोड़ा मैं मुझे कहती थी ये खाओ, इससे तुम्हें जो है सब पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो ओके। इस तरह मैं हमेशा पॉजिटिव था और बहुत होपफुल था कि मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, और मैं फाइनली हो गया। ओके, सो यू मीन बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम। सो चलिए, मैं आप लोगों को बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप किया जा सकता है, एक ऐसा पावरफुल बिलीफ सिस्टम जो आपको टफ टाइमिंग में भी बिल्कुल भी शेक नहीं होने देगा, और आप किसी भी टफ टाइम को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो हम कैसे मैं एक रेजिलियंस? बात और बोलना चाहूंगा, देखिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, आप शांत, अपने दिमाग को शांत करें, क्योंकि एंग्शियस ब्रेन कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं सोच पाएगा, और सॉल्यूशन सोचें। ये तो है, अब उसके बाद हमें कैसे करना होगा। अब जैसे कि कोविड हुआ तो सब लोग ऑनलाइन काम करने लगे, और फिर वही अच्छा लगने लगा, और उससे उनका जो जीवन है वो चलने लगा। तो जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोचेंगे, और अगर हम हार मान के बैठ गए, तो फिर तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
सो मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर जो रेजिलियंस पावर है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाए। जब भी कोई टफ टाइम आता है तो वो हमारे लिए एक चेंज होता है, यानी कि हमारे कंफर्ट जोन में डिस्टरबेंस हमें फील होता है और हमारा माइंड चेंज के लिए एकदम से रेडी नहीं होता। अगर वो चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको प्लेजर दे रहा है, तब भी आप इतना सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और टफ टाइमिंग्स में तो ये चेंज जो है एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस चेंज होते हुए समय में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, अगर आप उनसे फाइट कर सकते हो उस वक्त, तो आप देखोगे वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आपके अंदर से बहुत आसानी से चली जाएंगी और आप उस चेंज के लिए धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। आप कैसे करते हैं इसको टेक्निक? आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ज़रूरी नहीं है कि जब टफ टाइम आएगा तभी आप उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अपने आप को डेली कोई ना कोई ऐसा चैलेंज दें, ऐसा कोई एक्टिविटी करें जिसके लिए आप फ़ैमिलियर नहीं हैं। जैसे कि अगर आप राइट हैंडर हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड से कुछ आधा पेज लिखने की कोशिश करें। ये आपके माइंड के लिए एक चैलेंज होगा। तो इससे आपके अंदर रेज़िलियंस पावर डेवलप होगी। अगर आपको घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनने की आदत है तो राइट हैंड में पहने, राइट हैंड की आदत है तो आप लेफ्ट हैंड में। जब आप बार बार टाइम देखेंगे तो आपका माइंड अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज आप अगर लेफ्ट में पहनते थे और अब आप राइट में पहन रहे हैं तो आपका नजर बार बार वहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को शिफ्ट करना आ जाएगा और वो उन सारी सिचुएशंस में जिसके लिए आप एकदम से इजी नहीं होते, कंफर्ट नहीं फील करते, उसमें भी कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे। आपको डेली कुछ अपने आप को चैलेंजिंग एक्टिविटीज देनी है, जैसे कुछ टफ पजल्स आपको सॉल्व करनी है, या आप अपना डेली का जो काम है, जो आपका रूटीन है, उसमें मैक्सिमम काम आप अपने आप ही जो है ना करें। फॉर एग्जाम्पल मदर्स ऐसा भी कर सकती हैं कि अपने बच्चे को नॉन फायर कुकिंग के लिए मोटिवेट करें, उसको बोले कि मम्मा नहीं भी हो तब भी आपको भूखे नहीं रहना है, या आपको ये नहीं कि फोन घुमाना है और आपको बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेना है। आपको ये नॉन फायर कुकिंग के कुछ आइटम्स मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको खुद ही वो टफ टाइम एक बच्चे के लिए है ना कि उसकी माँ घर पे नहीं है और उसको भूख लग रही है, वो अगर अपना लिए कुछ भी अगर हल्का फुल्का स्नैक भी प्रिपेयर कर पाया तो ये भी उसकी रेजिलियंस पावर को बढ़ाएगा। इसी तरीके से स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है, होमवर्क मिला है, सो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने दें, पैनिक होने दें, हल्का सा प्रेशर फील होने दें और उसको बोले कि खुद ही सोचो कि इसको प्रोजेक्ट को, होमवर्क को आप कैसे कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में आप सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिस कर कर इस रेजिलियंस पावर को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक फन एक्टिविटी बताती हूँ आपको। आप सबने ट्रेजर हंट के बारे में एक्टिविटी कई बार खेली होगी, सुना होगा। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी आइटम्स को कहीं छुपा देते हैं और उसके क्लूज लगा देते हैं, और वहां पर पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको वो क्लूज को पकड़कर उन सब चीजों को सर्च करना होता है, ढूंढना होता है, एंड फिर विनर आता है। तो इसी तरीके से आप अपने भाई बहनों के साथ एक गेम खेल सकते हैं, पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें, कि आप कोई भी 3 या 5 आइटम्स लें और उनके क्लूज लिखकर कहीं घर के अलग अलग कोनों में छुपा दें और अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में वो सारे के सारे जो क्लूज हैं उनके हिसाब से वो चीज़ों को ढूंढ कर वापस आए। तो इससे क्या होगा, उनके माइंड को जो प्रेशर फील होगा, और प्रेशर की कंडीशन में कैसे सोचते हैं, कैसे क्विक डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हैं, किस तरीके से पैनिक होने के बजाय काम कूल रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इससे खेल खेल में बच्चों के अंदर रिजिलियंस पावर डेवलप होगी, तो उनका फन भी हो जाएगा और उनको एक जो है ना उनके अंदर जो ऑलरेडी पावर है उसका पता भी चल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों के एग्जाम के टाइम में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनको साथ में लेकर बैठें या फिर आप सोचें कि नहीं नहीं तू बता, मैं आधा आधा तेरा काम संभालती रहती हूँ। आप उन्हें बोले बेटा जितना भी कूल काम रहकर आपसे तैयारी हो पाई है उसको करें। प्रैक्टिस पर ध्यान दें रट्टा मारने की बजाय, बिकॉज जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, वो स्किल हमारी बहुत शार्प हो जाती है। और जब हम किसी चीज का रट्टा मारते हैं तो वो रट्टा मारने वाली इंफॉर्मेशन को ब्रेन थोड़ी देर तो अपने पास रखता है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, उसका रिविजन नहीं होता, तो उसको थोड़े टाइम बाद वो डिलीट करना स्टार्ट कर देता है और या फिर उसको डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपने पढ़ा कुछ और था और आपको याद कुछ और आने लग जाता है और आप उसको इतना ट्विस्ट कर देते हैं कि उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। तो आप बच्चे को ये मोटिवेट करें कि वो जो भी चीज सीख रहा है उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करे कि वो उसके स्किल का पार्ट हो जाए। तो ये डे टू डे की छोटी छोटी एक्टिविटीज कर कर भी आप अपने बच्चे को और ज्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं। एंड मोर ओवर,
बहुत इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स जैसा डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों के साथ देते हैं वैसे ही आपके बच्चे की रेजिलियंस पावर होगी। सर फॉर एग्जांपल अगर कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, उस दौरान अगर किसी एक पेरेंट की जॉब चली गई है, ठीक है, और उस जॉब के जाने से आपके घर में इतना खराब माहौल है और पैनिक हो रहे हैं, पता चला कि अपने एम्प्लॉयर को कुछ गलत वर्ड्स निकाल रहे हैं या घर में एक टेंशन का माहौल हो गया, अब क्या होगा, अब तो हमारा घर भी नहीं चलेगा, कैसे खर्चे निपटेंगे, ये बंद करो वो बंद करो, देखभाल कर चलो, ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, यू नो तमाम आपने ऐसे सारे एक डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे के सामने दे दिया कि पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई है, जैसे आपकी कभी जॉब लगेगी नहीं। और ये इतना बड़ा एपिसोड हो गया घर के लिए कि घर का हर इंसान ऐसे दुख मना रहा है कि जैसे किसी पर्सन का ही लॉस हो गया। तो ऐसे में बच्चे को मैसेज जो कन्वे होगा वो ये कन्वे होगा कि थोड़ा सा भी हार्ड टाइम आया तो सबसे पहले तो उसको उसमें रोना है, झीकना है, उसको सोल्यूशन नहीं दिखाई देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम जो है ना वो होगा कि ये कोविड हो गया, ऐसे कंडीशन हो गई, देखो दूसरे लोग तो सैलरी दे रहे थे घर बैठे बैठे, इन्हीं वाले ने नहीं दिया है, मतलब तरह तरह के ब्लेम गेम्स। उसको ये तरीका उसके दिमाग में आइडिया फिट हो जाएगा कि भाई कोई भी हार्ड टाइम आए तो पहले जम कर ब्लेम करो, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। और अगर फादर ने या मदर ने जिसका भी जॉब गया है कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लिए, अपने आप को काम रख के कोई दूसरा जॉब नहीं सर्च किया या वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट नहीं किया या कुछ और क्रिएटिव आइडिया लगा के अपनी सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला और ऐसे ही बस फ्लो के साथ चलते रहे, तो बच्चे को भी ये मैसेज करने होगा कि अगर एक बार हार्ड टाइम आ जाए सरेंडर कर दो, उसके बाद बिल्कुल एफर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यही तुम्हारी डेस्टिनी है, जो अब तुम्हें समय ने दिखाया है तुम्हें उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इससे बच्चे को रॉन्ग मैसेज कन्वे होगा। एंड छोटे बच्चों की लाइफ में क्या है, सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई की, उनकी एक्टिविटीज की, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस क्रिएट होंगी और वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसा उसने अपने आसपास से एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है, वो रेफरेंस उसने जो अपने पेरेंट्स से। और एक बच्चे के लिए पेरेंट इतना इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि बच्चा तो डाउट ही नहीं करता ना अपने पेरेंट पे, उसे लगता है मेरे पेरेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, मुझे तो ये तो परफेक्ट होगा क्योंकि वो मुझसे बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी करेगा और वो भी वही गलतियां दोहराएगा जो आपसे हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? टफ टाइम तो पेरेंट्स किसी की लाइफ में भी आ जाता है, हमारी लाइफ में भी आता है, लेकिन हमको उस टफ टाइम में रोने झीकने और ब्लेम की बजाय सबसे पहले कूल और काम रहना है, बिकॉज जो हो चुका उसको तो चेंज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो थोड़ा बहुत कंफर्ट होना नेचुरल है, लेकिन उस नेचुरल चीज को आप एकदम से मैग्नीफाई कर देते हैं और इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं उसको कि पूरे घर में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। सो उससे क्या होता है, बढ़ाने चढ़ाने की वजह से जो सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं वो भी दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपको सोल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, अगर आप सोल्यूशन की ओर देख रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम्स ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप दोनों तरफ देख पाओगे, आपको प्रॉब्लम को देखना है, एनालाइज करना है, लेकिन बाद में आपको उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे आपके माइंड में घूम जाने चाहिए। आप अगर मेंटल रिकॉल नहीं कर सकते हो तो एक पेपर पेन लेकर अपने आप को रिलैक्स कर कर बैठ जाओ और देखो कि अब ये हो चुका है, इसमें क्या क्या अच्छा हो सकता है। सो जब आप वो लिखते हो तो आप देखोगे कि लिखने से आपका फोकस धीरे धीरे प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो रहा है और आप काम रहकर उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो और ये साइलेंट मैसेज आपका बच्चा रिसीव कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो पेशेंस रखेगा, वो कंफर्टेबल रहेगा, उसे पता है कि प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन भी निकल ही जाता है, तो वो छोटी छोटी बातों के लिए पैनिक नहीं करेगा। पैनिक नहीं करेगा तो बचपन से उसके माइंड की ट्रेनिंग क्या होगी कि प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती हैं और सॉल्यूशन निकल कर वो चली भी जाती हैं। तो इससे बचपन से उसका जब दिमाग कैसे ट्रेन होगा तो डिफिकल्टी बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी क्लास आएगी तो चैलेंज भी बढ़ेंगे, चैलेंज बढ़ेंगे तो उसकी इनर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से बढ़ती चली जाएगी। आप ये सोचें कि बचपन से ट्रेनिंग ना दें और एकदम से जब वो 15-16 साल का हो जाए और बाकी उसके लाइफ में कोई कंपटीशन का टाइम आए तब हम रेजिलियंस पावर को एकदम से डेवलप कर लें, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे बचपन से हर चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो या किसी एक्टिविटी लेवल पर हो, किसी भी चीज की, वही बच्चे जो है ना बहुत शार्पली और स्मार्टली जो है ना किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उनको हर वक्त एक करेक्ट डेमो देने की जिम्मेदारी होती है और जरूरत भी है,
क्योंकि आपके बच्चे आप ही से सीखते हैं। सर, आपका क्या कहना है? Resilience, it is not a inborn trait, it is a developed trait. ये बाद में डेवलप होता है। और जब अपने बच्चे को रिजिलियंट बनाना है, आप पहले तो ये मान के चलिए कि कोई ऐसी लाइफ है ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, और ये जितना डिस्कम्फर्ट होता है उतनी बड़ी सक्सेस अचीव होती है। तो जो मुश्किल, जो आप हाई अचीविंग करना चाहते हैं, हाई अचीवर बनना चाहते हैं, वो रास्ता सिंपल तो है ही नहीं, वो तो बाधाओं से और परेशानियों से भरा हुआ है। जब आप उसको फेस करना जानते हैं, जब प्लान बी आपको एकदम पता होना चाहिए, आपके बच्चे को हर चीज में शुरू से ही उसको पता चल जाना चाहिए कि अगर वो बाजार में सपोज कुछ चीज खरीदने गया और वो चीज नहीं मिली तो उससे मिलती दूसरी चीज क्या लाएगा। इनिशियली आपको उसके ब्रेन के अंदर फीडबैक देना पड़ेगा। देखो, तुम सपोज सेब खरीदने जा रहे हो, किसी कारण सेब नहीं मिलते हैं या अच्छे सेब नहीं मिलते हैं, तो फल लानी जरूरी है, तुम बनाना ले आना या तुम नाशपाती ले आना, लाइक दैट। तो वो बच्चे को धीरे धीरे सब चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आने लगेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रेटिट्यूड जर्नल। अगर आप अपने बच्चे से रोजाना 6 महीने तक 3 बार उसको 3 लाइनें लिखवाएं कि क्या हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा है, तो जब वो रोज लिखेंगे तो वो हमेशा, जब मुश्किल क्षण भी आएंगे तो वो उस समय बच्चा अपने आप को पॉजिटिव पाके अपना रास्ता ढूंढेगा। क्या होता है, जैसे कि बुद्ध वाला एग्जाम्पल है, एक एरो लगने के बाद आदमी अगर उस एरो के से मार खा के या चोट खा के निराश होकर बैठ गया, तो फिर जो सेकंड एरो है वो उससे बन जाएगा, उसके रिपरकशन से बन जाएगा। और अगर वो उस एरो को चोट खाने के बाद सॉल्यूशन सोचेगा कि अब मुझे कैसे सस्टेन करना है, कैसे ठीक रहना है और आगे कैसे बचना है, तो उसे वो सॉल्यूशन मिलेगा। यही हमारा की मैसेज है। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में डालिए, हम अभी तुरंत आपकी बातों का जवाब देंगे। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहते हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। हम आपको अपना मेल एड्रेस छोड़ दे रहे हैं, अगर आप इस समय नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमारे मेल पे हमें मेल कर सकते हैं। आप मेल डाल दो अपना मेल एड्रेस। डाल दिया ना? दिस इज अवर ईमेल एड्रेस info@cognity.com। आप इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए ना हो कि पेरेंट्स के लिए ज्यादा है। मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट सेशन के लिए पेरेंट्स से पूछा जाए क्या टाइम उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि सब जगह लॉकडाउन खुलता जा रहा है तो ये इवनिंग टाइम सब लोगों का बिजी टाइम है, तो हम इसे थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग। ओके, बाय बाय।